अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बात करेंगे, देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लेंगे। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक तुलसी ने गलत कहा, रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। I'm not going to talk about ground force. It's the last thing you want to do is ground force. But I'm giving them a period of time, and I would say 2 weeks would be the maximum. I will say this: it's very hard to stop when you look at it. Israel's doing well in terms of war, and I think you would say that Iran is doing less well. It's a little bit hard to get somebody to stop. It's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. Just a time to see whether or not people come to their senses. Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. रूस के सदर पुतिन का कहना है कि रूस इसराइल को बारहा मुत्तला कर चुका है कि ईरान के एटमी हथियार हासिल करने के इरादों के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। बरतानवी मीडिया से बातचीत में रूसी सदर पुतिन का इलाकाई खदशात दूर करने और मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाने के लिए डायलॉग की अहमियत पर जोर। रूसी सदर पुतिन का कहना था कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। रूस इस शोबे में ईरान को दरकार ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जारी मुज़ाकराती अमल से मुतालिक मजीद कहा कि कुछ ऐसी तफसीलात हैं जिन पर इत्तफाक मुमकिन है या होना चाहिए। पुतिन का कहना था कि ईरान और इसराइल दोनों को मुज़ाकरात में लचक दिखानी चाहिए। इस मसले के हल के लिए रास्ते और तरीके मौजूद हैं। पुतिन ने इस बात की तस्दीक की कि ईरान ने बारहा इस बात का इजहार किया है कि वह जौहरी हथियार हासिल करने का इरादा नहीं रखता। उन्होंने मजीद कहा कि बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी को ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जो ये जाहिर करें कि ईरान के पास जौहरी हथियार मौजूद हैं या वो उन्हें हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और ईरान पर इसराइल के हमले जारी हैं। आज सुबह ताज़ा हमलों में इसराइल ने इस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहर में भी धमाका सुना गया। न्यूक्लियर साइट से किसी खतरनाक मवाद का अखराज नहीं हो रहा। इस्फहान के नायब गवर्नर का कहना है कि इसराइली हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। इसराइली तैयारों ने गुज़िश्ता रात ईरानी शहर क़ुम में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि क़ुम में इमारत पर इसराइली हमले में ईरानी क़ुद्स फोर्स के सरबराह सईद यज़द मारे गए हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि सईद यज़द ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर होने वाले हमले से पहले हमास को माली इमदाद फराहम करने के साथ मुसल्ला किया। दूसरी जानिब ईरान का इसराइल पर ड्रोन हमला, अर्श 1 और 2 ड्रोन्स दागे। इसराइल ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से दागे गए ड्रोन्स जुलान की पहाड़ियों पर मार गिराए। ईरानी पासदारान इंकलाब गार्ड्स का कहना है कि इसराइली दिफा और सनती तनसीबात पर हमलों का सिलसिला मज़ीद बढ़ाया जाएगा। सेहूनी हुकूमत के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ तसलसल के साथ जारी रहेंगी। ईरान ने मिसाइलों से इसराइल के कई शहरों को एक बार फिर निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत फौजी मराकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डों, दिफाई सनतों, कमांड एंड कंट्रोल और फौजी ऑपरेशंस में ताउन करने वाली कंपनीज़ पर हमला किया गया है। तल अबीब, हाइफा और मुतादिद मकामात पर हमला किया गया, जिसकी वजह से आग भड़क गई है। और इस बात का इजहार ईरान की जानिब से किया गया है कि बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत इस वक्त तक बढ़ाई जाती रहेगी जब तक मुजरिम को पूरी सजा ना दे दी जाए। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइल के टुकड़े लगने से डैन गश में रिहायशी इमारत में आग लग गई है। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान की बहादुर अफवाज के हैरत अंगेज हमले जारे इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अपने बयान में तर्जुमान ने अमरीका को भी खबरदार किया है कि ईरान इसराइल तनाज़े में वो बिलवास्ता या बिलावास्ता शरीक हुआ तो खित्ते में उसके फौजी अड्डों को भी खतरात का सामना होगा। उन्होंने कहा है कि अभी ईरान ने दिफाई क़ुव्वत का बहुत ही छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि इसराइल में रहने वाले खबरदार रहें कि फ़लस्तीन के ज़ेर कब्ज़ा ज़मीन उनके लिए महफूज नहीं है।
और तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी का कहना है कि इसराइल के खिलाफ हमले मुल्क की दिफा में है। इसराइली हमलों के खिलाफ ईरान अपना दिफा कर रहा है मगर सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं किए। अरब मीडिया से गुफ्तगू में फातिमा महाजरानी का कहना था कि सबसे अहम बात यह है कि दुनिया इस हकीकत को तस्लीम करे कि जारहाना हुकूमत ने ईरान पर हमला किया है। ईरानी फौजी कमांडर्स बच्चों, खवातीन और साइंसदानों समेत आम शहरियों को रात के अंधेरे में निशाना बनाया। ईरान की तारीख है कि इसने 200 साल कोई जंग शुरू नहीं की और अब भी सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। फातिमा महाजरानी ने अमेरिका और मगरबी ममालिक को मजीद जारहियत और ईरानी अवाम के साथ धमकियों की जबान में बात करने से खबरदार किया है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि अमेरिका ऐसी गलती से बाज रहेगा, लेकिन अगर कशीदगी बढ़ी तो हमारा रद्द-ए-अमल भी इसी तनासुब से सख्त होगा। ईरान ने कुम में इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 13 जून से अब तक 22 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी शहर कुम की इंटेलिजेंस पुलिस के सरबराह का कहना है कि गिरफ्तार अफराद पर सिहोनी हुकूमत की जासूस एजेंसी से ताल्लुक, अवामी राय आमा खराब करने और मुजरिमाना हुकूमत की हिमायत करने के इल्ज़ामात हैं। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि एक यूरोपीय शहरी को भी जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है, ताहम उसकी कौमियत या गिरफ्तारी की तारीख जाहिर नहीं की गई। और इसराइल ने लेबनान के जनूबी शहर नक़ूरा के करीब हिज़्बुल्लाह की इंफ्रास्ट्रक्चर साइट को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गुज़श्ता रात इसराइली बहरिया ने जनूबी लेबनान के इलाके नक़ूरा में हिज़्बुल्लाह की रिज़वान फोर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर साइट पर हमला किया है। यह मकाम हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइली शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। गुज़श्ता रोज़ इसराइली वज़ीर दिफा ने हिज़्बुल्लाह को ईरान इसराइल जंग में शमूलियत से खबरदार किया था। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल प्राइज़ 2026 देने की सिफारिश करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप के फैसला कुन सिफारती मुदाखलत पर किया गया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। भारत जारहियत से खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों को नुकसान दे रहा है। अपने दिफा के बुनियादी हक का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस नपातुला पुरज़्म फौजी रद्द-ए-अमल था। ये ताकत का तवाज़ुन दोबारा कायम करने और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए अंजाम दिया गया। सदर ट्रंप की दूर अंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती राब्ते उस्तवार किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में 2.5-3 साल से एक हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। हाइब्रिड मॉडल पहले इजाद हो जाता तो हमारी तारीख के बहुत सारे हादसात टल सकते थे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देर आयद दुरुस्त आयद, अब ये हाइब्रिड मॉडल 2.5-3 साल से चल रहा है जो मुल्क के लिए खुशाइंद है। जब से शहबाज शरीफ हुकूमत में हैं उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आइडियल ताल्लुकात हैं। मैंने कहा था कि ये एक हाइब्रिड हुकूमत है और शायद ये मॉडल जो है आज से पहले इन्वेंट हो गया होता तो हमें बहुत सी जो हादसात हुए हैं हमारी तारीख में वो अवॉइड हो सकते थे। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए जो है, जब भी अब ये मॉडल जो है पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है। जब से प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट हुए हैं, दोबारा इलेक्ट हुए हैं, जनरल आसिम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो एक आइडियल रिलेशनशिप है। मैं आई एम ए विटनेस टू दिस रिलेशनशिप। मैं सुबह शाम जो है जब भी मुलाकातें होती हैं उसमें देखता हूँ कि एक ऐसी कोऑर्डिनेशन है, एक ऐसा जो आप कह सकते हैं इम्तजाज है उसमें पॉलिसीज़ का कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है, बहुत खुशाइंद है। आगे बढ़ते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल और बहरा अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जिसके बायस अक्सर मकामात पर आज से 23 जून के दौरान वक्फे से प्री मानसून बारिशों की पेश गोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 23 जून तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, मियांवाली, सरगोदा, हाफिजाबाद, मंडी भावदीन, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह, हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा, चित्राल, धीर, स्वात, मालाकंड, बडग्राम, शांगला, कोहिस्तान, पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, चारसद्दा, बाजोड़, मोहम्मद, खैबर और औरकजई, कुरम, कोहाट, बन्नू, करक, डेरा इस्माइल खान और वजीरिस्तान में गर्द आलूद आंधी, बारिश, तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ कहीं कहीं यालाबारी और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आज से 23 जून के दौरान योब, बारखान, मूसा खेल, कल्लात, डेरा गाजी खान, मुल्तान, भावलपुर, भावलनगर और साहिवाल में गर्द आलूद आंधी, बारिश और गरज चमक के साथ
साथ तेज़ हवाओं का इम्कान है, जबकि 22 से 24 जून के दौरान सक्खर, लाड़काना, दादू, जैकबाबाद में भी गर्द आलूद आंधी, बारिश और गरज चमक मुतवक्के है। तेज़ हवाओं, गर्द आलूद तूफ़ान और आसमानी बिजली के बायस बिजली के खंभों, दरख्तों, कमज़ोर इमारतों और खुले में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। लाहौर में गर्मी के साथ घुटन और हब्स का राज है। शहरी बारिश न होने से परेशान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाद दोपहर बारिश हो सकती है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा उम्मे फरवा से। जी फरवा। लाहौर के शहरी गर्मी और गर्मी की शिद्दत से पहले ही परेशान थे। घुटन और हब्स ने उनकी गर्मी को अजीरन बना दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर और उसके गिरदुरवा में 3 रोज़ से बारिश की पेशगोई की जा रही है, लेकिन अभी तक लाहौर में बारिश नहीं हुई और जिसकी वजह से घुटन जो है मज़ीद उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद पेशगोई ये की है कि पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क ही रहेगा, लेकिन मशरकी अजला के अंदर बाद दोपहर बारिश हो सकती है, जिसमें लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, रावलपिंडी और दीगर अजला शामिल हैं। इनमें आंधी और झक्कड़ भी चल सकते हैं। लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, लेकिन इस वक्त जो गर्मी की शिद्दत का एहसास है वो 43 से क्रॉस कर चुका है। बाद दोपहर के करीब बारिश भी मतवक्को की जा रही है। इस वक्त 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तो हवाएं चल रही हैं, लेकिन कभी हवा का एहसास होता है और कभी नहीं हो रहा। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल प्राइज़ 2026 देने की सिफारिश करने का फैसला कर लिया है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर। हामिद मीर साहब, क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर करवाने पर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम मिल सकता है? क्या यही वजह बनी पाकिस्तान की सिफारिश करने की? जी, जो डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से और DGISI जनरल आसिम मलिक साहब के साथ हाल ही में वाशिंगटन में जो मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात का जो एजेंडा था वो तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पिछले महीने जंग हुई थी उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया था, तो एजेंडा तो वही था। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैंने आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करना था, इसलिए मैंने उनसे मुलाकात की। और मेन जो सब्जेक्ट था, जो इस पूरी मुलाकात का जो मौजूद बहस था, वो यही था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अभी दोबारा जंग का खतरा मौजूद है, उस खतरे को कैसे कम किया जाए, और इसके अलावा कुछ सिक्योरिटी इश्यूज पर भी बातचीत हुई। लेकिन क्योंकि ये मुलाकात जो है ये 5 हफ्ते पहले शेड्यूल हुई थी, उस वक्त तक ईरान और इसराइल की जंग शुरू नहीं हुई थी, तो इस बारे में बहुत से जो हुकूमत पाकिस्तान के अंदर जो बहुत से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका ये ख्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ये कि सीज फायर करवाया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, बल्कि उन्होंने बार बार मसला कश्मीर के हल की जरूरत को भी उजागर किया है। तो इसलिए उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमें ये भी याद रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इससे पहले भी नॉमिनेट हो चुके हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए, और जब वो पहली दफा अमेरिका के सदर बने थे तो उस जमाने में उन्होंने ये बात 2-3 दफा कही थी कि मुझे नॉमिनेट तो किया गया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन मुझे ये नोबेल पीस प्राइज नहीं देंगे। और इस पर उन्होंने तनकीद भी की थी ओबामा पर कि ओबामा जो है उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसको नोबेल पीस प्राइज मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा। तो ये दरअसल अमेरिका के अंदर जो लिबरल्स की और रिपब्लिकन की एक लड़ाई है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी है। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको लिबरल समझा जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल है कि जो यूरोप है वो शायद लिबरल्स के को ज्यादा पसंद करता है, तो इसलिए वो लिबरल्स को देगा नोबेल पीस प्राइज में, वो क्योंकि रिपब्लिकन है तो उनको नहीं देगा। तो इसीलिए अभी भी जब नॉमिनेशन हुई है तो उसके बाद भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बात की है। लेकिन अब अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर इसराइल को राजी कर लेते हैं, और इसराइल न सिर्फ ये कि ईरान पर बमबारी बंद कर देता है और गजा में भी जो उसने एक कत्लेआम जारी किया हुआ है अगर उसको भी वो बंद कर देता है, तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक दफा फिर कंसिडर किया जाए 2026 में नोबेल पीस प्राइज के लिए, क्योंकि एक दफा पहले भी वो इसके लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। तो क्योंकि वो पहले भी नॉमिनेट हो चुके हैं तो दोबारा भी उनको नॉमिनेट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इस वक्त वो जो खुल्लम खुला इसराइल की हमायत कर रहे हैं वो इससे हाथ खींचें और इसराइल पर भी प्रेशराइज उसको करें
कि आप ईरान पर और गजा पर बमबारी बंद करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप जंग के ज़ेर एहतमाम कराची एक्सपो सेंटर में आज से 2 रोज़ा द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का इनकाद किया गया है। कराची के बाद एजुकेशन एक्सपो इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर और पेशावर में भी होगी। कराची में 2 रोज़ा द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो 2025 में तलबा और वालिदैन के लिए मुल्क में आला तालीम के बेहतरीन इदारों को एक छत तले आने का मौका फराहम किया गया है। एक्सपो में इंडस्ट्री के माहिरीन की शिरकत भी मुतवक्के है। एजुकेशन एक्सपो में बैरून मुल्क आला तालीम के मौक़े के बारे में स्टॉल लगाए गए। द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का इनकाद हर साल बाकायदगी से किया जाता है, लेकिन कोरोना वबा के बायस 3 साल तक इसका इनकाद मुमकिन नहीं हो सका था। 3 साल के वक्फे के बाद 2023 में इस इवेंट को फिर से बहाल किया गया। एक्सपो में करियर काउंसलिंग सेशंस भी होंगे, जबकि मसनूई ज़हानत, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के बारे में भी मालूमात फराहम की जाएंगी। अवाम की बड़ी तादाद ने इवेंट को खुशगवार करार देते हुए इसमें भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। शंदूर पोलो फेस्टिवल के दूसरे रोज़ भी यहाँ खूब गहमा गहमी है। सयाहों की बड़ी तादाद इससे महसूस होने के लिए यहाँ मौजूद है, जबकि खूबसूरत कुदरती मनाजिर, सकाफती और मकामी रवायात भी इस फेस्टिवल को 4 चांद लगाने में मदद देती हैं। मजीद इस हवाले से बता रहे हैं चित्राल से जियो न्यूज़ के नुमाइंदा उज़ैर खलील। जिस वक्त शंदूर पोलो फेस्टिवल जारी है, मैं इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हूँ और गैर मुल्की सयाह के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ जगहों से जो है वो सयाह आए हुए हैं और इस फेस्टिवल से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक सयाह मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैं आई हूँ इस्लामाबाद से, राबिया मेरा नाम है और इंतहाई अच्छा फेस्टिवल है। लाइक मैं कहती हूँ सबको रिकमेंड करती हूँ, जरूर अगर आपको मौका मिलता है जरूर ऐसे इवेंट्स में आए। सबसे अच्छी बात कि अपने मुल्क के अंदर ये चीज़ें देख के मैं बहुत खुश होती कि ऐसा खेल भी यहाँ पे मतलब कि इसको प्रमोट किया जा रहा है और लोग इतने जोशो खरोश वाले, खिलाड़ी इतने जोशो खरोश पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसा सुना आपने, सयाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार उनकी ख्वाहिश है कि गिलगित जीत ले टाकरा और इस मुकाबले में इस बार गिलगित जो है वो फातेह बने। जी।